मैं काव्या हूँ और आज मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगी जो मैंने कभी किसी को नहीं सुनाई। वो कहानी जो मेरे सीने में एक आग की तरह जलती रही, सालों तक। वो कहानी जिसमें दर्द था, अपमान था, धोखा था, लेकिन उसी कहानी में एक सच्चाई भी थी, जो आखिर में सबके सामने आई। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकती जब मैं पहली बार उस हवेली के दरवाजे पर खड़ी थी। सुबह के 7 बजे थे। आसमान में हल्की धुंध थी और ठंडी हवा मेरे पतले दुपट्टे से होकर गुजर रही थी। मेरे हाथ में एक छोटा सा बक्सा था जिसमें मेरी पूरी दुनिया बंद थी। 2 साड़ियां, एक पुरानी तस्वीर माँ की और एक टूटी हुई चूड़ी जो मैंने अपनी शादी की रात से संभाल कर रखी थी। मेरे पिता एक छोटे से किसान थे। हम अमीर नहीं थे, लेकिन हमारे घर में इज्जत थी, प्यार था। माँ रोज सुबह तुलसी के पास दीपक जलाती थी और कहती थी, काव्या, जो सच्चे मन से जीता है, भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। काश मुझे उस दिन पता होता कि भगवान मुझे किस रास्ते पर ले जाने वाले थे। मेरी शादी अर्जुन प्रताप सिंह से हुई थी, एक बड़े जमींदार घराने का बेटा। लोगों ने कहा था कि यह रिश्ता मेरी किस्मत है, लेकिन जो मुझे नहीं पता था वो यह था कि इस घराने में मेरा स्वागत एक बहू के रूप में नहीं, बल्कि एक बोझ के रूप में होने वाला था। और वो बोझ मुझ पर डालने वाली थी शारदा देवी, मेरी सास। उस दिन जब मैं पहली बार उनके सामने झुकी, तो उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे देखा, जैसे कोई बाजार में सामान को परखता है। फिर धीरे से बहुत ठंडी आवाज में बोली, हमारे घर में आई हो तो घर के तरीके सीखने होंगे, यहाँ बेकार बैठने की जगह नहीं है। मैंने उस पल कुछ नहीं कहा। माँ ने सिखाया था, बड़ों का सम्मान करो, चुप रहो, सहो। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यह सहना एक दिन मुझे तोड़ देगा। शारदा देवी की हवेली बहुत बड़ी थी। बाहर से देखने पर लगता था जैसे किसी राजा का महल हो। ऊंचे दरवाजे, बड़े आंगन, चमचमाते फर्श। लेकिन अंदर अंदर एक ऐसी खामोशी थी जो डराती थी, जैसे दीवारों में राज बंद हो, जैसे हर कोने में कोई पुरानी बात दबी हो। मेरा कमरा सबसे पीछे था, छोटा, अंधेरा। खिड़की से सिर्फ एक पुराना पीपल का पेड़ दिखता था। उस पेड़ को देखकर मैं सोचती थी, ये पेड़ कितने राज जानता होगा इस घर के, कितनी कहानियां इसकी जड़ों में दबी होंगी। अर्जुन अच्छे इंसान थे, मैं यह मानती हूँ। वो मुझसे प्यार करते थे, या कम से कम करने की कोशिश करते थे, लेकिन वो कमजोर थे। माँ के सामने वो एक बच्चे की तरह हो जाते थे। जो शारदा देवी कहती थी वही होता था। घर में एक और इंसान था जो मुझसे नफरत करता था, रुद्र, अर्जुन का छोटा भाई। पढ़ा लिखा, चालाक और बेहद लालची। रुद्र को पैसा चाहिए था, हमेशा, हर हाल में। और वो यह नहीं चाहता था कि इस घर की दौलत में मेरा कोई हिस्सा आए। पहले दिन से ही उसकी आंखों में मेरे लिए एक नफरत थी, जिसे वो मुस्कान के पीछे छुपाता था। एक दिन वो मुस्कुराते हुए बोला, भाभी, आप यहाँ बहुत खुश रहेंगी, बस अपनी औकात याद रखिएगा। मैंने उस दिन कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने उसकी आंखें देखी थीं और मुझे समझ आ गया था, ये आदमी एक दिन मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा बनेगा। घर में एक अकेली इंसान थी जो मुझे इंसान समझती थी, मीरा। मीरा अर्जुन की बहन थी, छोटी, मासूम और दिल की साफ। वो मुझे देखकर मुस्कुराती थी, एक सच्ची मुस्कान। और कभी कभी रात को चुपके से मेरे कमरे में आती और कहती, भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। माँ जो भी करती हैं, आप ध्यान मत दीजिए। मीरा मेरी एकमात्र रोशनी थी उस अंधेरे घर में। और फिर थी कमलाबाई। घर के एक कोने में एक छोटी सी कोठरी में रहती थी, बहुत बूढ़ी, लगभग अंधी। कहा जाता था कि वो पागल है, इसीलिए कोई उनसे बात नहीं करता था। लेकिन जब भी मैं उनके पास जाती थी, वो मुझे देखकर अजीब तरह से कांपने लगती थीं। पहली बार जब मैं उनके पास गई, बस पानी लेकर, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी उंगलियां कांप रही थीं, आंखें लगभग बंद थीं, लेकिन उनकी आवाज में एक अजीब सी स्पष्टता थी। तू वही है, वो फुसफुसाई। कौन बाई जी? मैंने पूछा। वो जिसे छुपाया गया था। मैं समझी नहीं। मैंने सोचा शायद वो सच में पागल हैं, लेकिन वो शब्द छुपाया गया था मेरे दिमाग में एक कांटे की तरह चुभ गए। और सालों बाद मुझे समझ आया कि उन्होंने उस दिन क्या कहा था। मेरी जिंदगी एक रूटीन बन गई थी। सुबह 4 बजे उठो, रसोई जाओ, चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, घर साफ करो, फिर दोपहर का खाना,
फिर शाम की चाय, फिर रात का खाना, और इन सब के बीच शारदा देवी के ताने। काव्या, यह दाल नमकीन है। काव्या, आटा सही नहीं गूंधा। काव्या, तुमने ये साड़ी कहाँ से ली? इतनी सस्ती है। काव्या, तुम्हारे घर में क्या यही सिखाया था? हर बात में मेरी माँ को, मेरे घर को, मेरी गरीबी को निशाना बनाया जाता था। मैं रोती थी, लेकिन रात को अकेले में। दिन में मुस्कुराती थी, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं एक बार टूट गई तो फिर जुड़ नहीं पाऊंगी। एक दिन शारदा देवी के घर मेहमान आए, बड़े घर के लोग, शहर से। मुझे कहा गया, तुम अंदर रहो, मेहमानों के सामने मत आना। मैं अंदर रही, रसोई में खाना बनाती रही, और जब मेहमानों ने खाने की तारीफ की तो शारदा देवी ने कहा, हाँ, हमारी रसोई की बाई बहुत अच्छा खाना बनाती है। बाई, मैं उनकी बहू थी, और उन्होंने मुझे बाई कहा। मीरा ने बाद में मुझे बताया, उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उस रात बहुत देर तक माँ की तस्वीर देखी और मन ही मन पूछा, माँ, कब तक? लेकिन जवाब नहीं आया। अर्जुन ने एक बार कोशिश की थी। माँ से कहा था, माँ, काव्या को इस तरह मत बोलो। शारदा देवी ने एक ही नज़र से उन्हें चुप करा दिया, और बाद में अर्जुन मेरे पास आए और बोले, काव्या, तुम समझती हो ना, माँ ऐसी ही हैं, दिल की बुरी नहीं है। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मैं जानती थी ये बहाना कब तक चलेगा। रुद्र इस सबसे खुश था। जब भी शारदा देवी मुझे कुछ कहती थीं, तो रुद्र के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती थी, जैसे उसे मजा आता हो मेरी तकलीफ में। एक रात मैंने उसे फोन पर बात करते सुना। हाँ भाई, वो यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, माँ देख लेंगी, और अगर माँ नहीं देख पाई तो मैं हूं ना। उस रात मेरी नींद उड़ गई। 3 साल बीत गए। 3 साल के अपमान, 3 साल की चुप्पी, 3 साल की तकलीफ, और फिर एक रात सब कुछ बदल गया। कमलाबाई बीमार पड़ गईं, बहुत बीमार। डॉक्टर ने कहा, बस कुछ दिन बचे हैं। घर में किसी को फर्क नहीं पड़ा। शारदा देवी ने सिर्फ इतना कहा, उनके लिए दवाई मंगवा दो, और बात खत्म। लेकिन मैं हर रात उनके पास जाती थी, पानी लेकर, खाना लेकर, बस उनके पास बैठती थी। एक रात जब पूरा घर सो चुका था, कमलाबाई ने मेरा हाथ पकड़ा। उनकी पकड़ अजीब तरह से मजबूत थी, मरती हुई औरत के लिए। काव्या, उन्होंने मेरा नाम लिया, पहली बार। जी बाई जी, मुझे माफ कर दे। मैं चौंक गई। आपने मेरा क्या बिगाड़ा जो माफी मांग रही हैं? उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बहुत कुछ बिगाड़ा है बेटी, बहुत कुछ। उन्होंने एक लंबी सांस ली। तू जानती है तू यहाँ क्यों आई? शादी हुई इसलिए? नहीं, उन्होंने सिर हिलाया। तू यहाँ पहले से थी? इससे पहले भी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। कमलाबाई ने धीरे धीरे बताना शुरू किया, रुकते हुए, कांपते हुए, जैसे हर शब्द उनकी जान ले रहा हो। तेरी माँ, असली माँ, इस घर की थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या? मेरी आवाज निकल नहीं रही थी। शारदा देवी के पति, यानी अर्जुन के पिता, उनकी पहली पत्नी थी, सुमन। बहुत अच्छी औरत थी। जब वो मां बनने वाली थी, तब शारदा देवी ने उन्हें घर से निकाल दिया, झूठे आरोप लगाकर। कमलाबाई की आवाज कांप रही थी। सुमन ने एक बच्ची को जन्म दिया, और वो बच्ची उन्होंने मेरी आंखों में देखा। वो बच्ची तू है काव्या। दुनिया घूम गई, मेरे हाथ पांव कांपने लगे, सांस रुक गई, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये कैसे हो सकता है? मैं फुसफुसाई। सुमन को एक गांव में छोड़ दिया गया। वहां एक किसान ने उन्हें अपना लिया। तेरे पिता, उन्होंने तुझे बेटी की तरह पाला। लेकिन सुमन, वो ज्यादा जी नहीं पाई। जाते जाते उन्होंने मुझे एक चिट्ठी दी थी। कमलाबाई ने अपने कपड़ों के अंदर से एक पुरानी मुड़ी हुई चिट्ठी निकाली। ये चिट्ठी तेरे लिए थी। मैं डरती रही, सालों तक, शारदा देवी से डरती रही। लेकिन अब मैं जा रही हूं, और यह राज मैं अपने साथ नहीं ले जा सकती। मैंने कांपते हाथों से वो चिट्ठी ली। उसमें लिखा था, एक माँ की आखिरी बात, अपनी बच्ची के लिए। मेरी काव्या, जब तू यह पढ़ेगी तब शायद मैं नहीं रहूंगी, लेकिन तू जान ले, तू किसी से कम नहीं है। तेरी रगों में उस घर का खून है जहां तुझे दुत्कारा गया, लेकिन तेरी असली ताकत वहां नहीं है, वो तेरे अंदर है। उठ, लड़, और सच को सामने ला। तेरी माँ। उस रात मैं बहुत देर तक रोती रही, लेकिन यह आंसू कमजोरी के नहीं थे। ये आंसू एक तूफान की शुरुआत थे।
कमलाबाई 3 दिन बाद चली गई। घर में किसी ने ज्यादा परवाह नहीं की, लेकिन जाते जाते उन्होंने मुझे एक और चीज दी थी, एक छोटी सी चाबी। ये चाबी घर के पुराने तहखाने की है। वहां एक संदूक है, उसमें वो सब है जो तुझे चाहिए। मुझे मीरा की जरूरत थी। उस रात मैं उसके कमरे में गई, दरवाजा बंद करके बैठ गई और सब कुछ बता दिया। मीरा ने सुना, चुपचाप। उसकी आंखें बड़ी होती गईं। भाभी, ये सच है? मुझे नहीं पता। लेकिन कमलाबाई ने कहा, और ये चिट्ठी है। मैंने उसे वो पत्र दिया। मीरा ने पढ़ा, और जब उसने ऊपर देखा तो उसकी आंखें भर आई थीं। भाभी, मुझे कुछ याद आ रहा है, उसने धीरे से कहा। जब मैं बहुत छोटी थी, कोई 5-6 साल की, तो एक बार पापा रो रहे थे। मैंने छुपकर सुना था। वो माँ से कह रहे थे, शारदा, तूने जो किया वो गलत था। उस बच्ची का क्या हुआ? और माँ चिल्लाई थी, वो बच्ची मर गई। बात खत्म। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। वो बच्ची मैं हूं। मेरी आवाज कांप रही थी। मैं नहीं मरी। मीरा ने मेरा हाथ पकड़ा। हम तहखाना खोलेंगे आज रात। रात के 2 बजे थे। पूरा घर सो चुका था। मैं और मीरा चुपचाप नीचे उतरे। तहखाने का दरवाजा घर के पिछले हिस्से में था, जहां कोई नहीं जाता था। चाबी ने ताला खोल दिया। अंदर धूल थी, पुरानी बोतलें, पुराने कागज, और एक कोने में एक लकड़ी का संदूक। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने उसे खोला। अंदर था एक शादी का फोटो, एक औरत जो बिल्कुल मेरी तरह दिखती थी, हूबहू मेरी तरह। उसके नीचे लिखा था, सुमन और रमेश प्रताप सिंह। और साथ में थे कानूनी दस्तावेज, जिनमें लिखा था कि रमेश प्रताप सिंह की पहली शादी सुमन से हुई थी और उनकी एक बेटी का जन्म हुआ था। एक डॉक्टर का प्रमाण पत्र, जिसमें बच्ची के जन्म का विवरण था। नाम, काव्या। और सबसे नीचे एक वसीयत। मेरी सांस रुक गई। वसीयत में लिखा था, रमेश प्रताप सिंह ने अपनी मृत्यु से पहले एक वसीयत बनाई थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनकी पहली बेटी आनक काव्या को संपत्ति का आधा हिस्सा मिलेगा। आधा हिस्सा। इसीलिए इसीलिए शारदा देवी ने मेरी मां को घर से निकाला था। इसीलिए उन्होंने मेरा वजूद मिटाने की कोशिश की थी। इसीलिए रुद्र मुझसे इतना डरता था। वो जानते थे, शारदा देवी को पता था कि मैं कौन हूं, और उन्होंने मुझे इसी घर में बहू बनाकर रखा था, ताकि मैं कभी सच तक न पहुंच सकूं, ताकि मैं हमेशा एक बहू बनकर रहूं, कभी बेटी न बन सकूं। भाभी, मीरा की आवाज कांप रही थी। मैं समझ गई। मेरी आवाज में अब कांप नहीं था। सब समझ गई। उस रात पहली बार मुझे गुस्सा नहीं आया। पहली बार मुझे ताकत महसूस हुई। लेकिन मैंने जो सोचा नहीं था, वो यह था कि रुद्र हम पर नजर रख रहा था। अगले दिन सुबह जब मैं रसोई में थी, तब रुद्र आया। उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी, लेकिन आज वो मुस्कान पहले से ज्यादा खतरनाक लग रही थी। भाभी, कल रात तहखाने में क्या काम था? मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया, लेकिन मैंने चेहरा नहीं बदला। कुछ पुरानी चीजें देख रही थी। कौन सी चीजें? उसने आगे कदम रखा। पुरानी? मैंने उसकी आंखों में देखा। एक पल के लिए हम दोनों चुप रहे। उसकी आंखों में एक खतरा था, लेकिन मेरी आंखों में पहली बार कोई डर नहीं था। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जाते जाते उसने कहा, भाभी, इस घर में जो दफन है उसे दफन ही रहने दो। जो ऊपर आने की कोशिश करता है वो टूट जाता है। ये धमकी थी, साफ सीधी धमकी। उस शाम रुद्र ने शारदा देवी से बात की। मैंने दरवाजे के पीछे से सुना, माँ, उसे पता चल गया। क्या? शारदा देवी की आवाज तेज हो गई। वो तहखाने में गई थी। मुझे लगता है उसने संदूक देखा। एक लंबी चुप्पी। फिर शारदा देवी बोली, और उनकी आवाज में एक ठंडक थी जो मुझे कांपा गई। तो उसे इस घर से निकालना होगा, और इस बार हमेशा के लिए। मेरे पैर वहीं जम गए, लेकिन दिमाग चल रहा था, तेज, बहुत तेज। उस रात मैंने अर्जुन से बात करने की कोशिश की। अर्जुन, मुझे कुछ बताना है, बहुत जरूरी। वो थके हुए थे, लेकिन उन्होंने मेरी आंखें देखीं, और शायद उनमें कुछ ऐसा था जो उन्हें रोक गया। क्या हुआ काव्या? मैंने वो चिट्ठी निकाली, वो फोटो, वो दस्तावेज। अर्जुन ने पढ़ा। धीरे धीरे उनका चेहरा बदलता गया। ये सच नहीं हो सकता। है, मैंने कहा। कमलाबाई ने बताया, ये कागजात हैं, ये माँ की चिट्ठी है। अर्जुन की आंखें भर आईं। काव्या, मुझे नहीं पता था। मैं कसम खाता हूं,
मुझे नहीं पता था। मैंने उनकी आंखों में देखा और मुझे लगा वो सच बोल रहे हैं। मैं जानती हूँ। मेरी आवाज़ शांत थी। लेकिन अब क्या करोगे? मैं माँ से? नहीं, मैंने रोका। माँ से नहीं, अब वकील से, अदालत से। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली। काव्या, अगर मैंने यह किया तो घर टूट जाएगा। ये घर तो पहले से टूटा हुआ है। अर्जुन, मेरी आवाज धीमी थी लेकिन मजबूत। फर्क बस इतना है, अब तक मैं टूट रही थी, अब बारी उस झूठ की है जिस पर यह घर खड़ा है। अर्जुन ने मेरा हाथ पकड़ा। पहली बार उनकी पकड़ में एक इंसान का साथ था। मैं तुम्हारे साथ हूं। उन दो शब्दों ने मुझे वो ताकत दी जो 3 साल की तकलीफ ने छीन ली थी। अगले दिन सुबह मैंने शारदा देवी को बुलाया, ड्राइंग रूम में। जब वो अंदर आईं तो उनके चेहरे पर वही रुआब था, वही ताकत, वही ठंडी नजर। लेकिन मैं आज वो काव्या नहीं थी जो झुकती थी। मैं सोफे पर बैठी थी। उन्होंने देखा और उनकी भवें चढ़ गईं। तुम यहां बैठी हो? हाँ, मैंने उनकी आंखों में देखा। बैठिए माँ जी। एक पल के लिए वो चौंकी, फिर बैठ गई। मैंने संदूक के सारे कागजात उनके सामने रख दिए, एक एक करके। शादी का फोटो, कानूनी दस्तावेज, डॉक्टर का प्रमाण पत्र, वसीयत। शारदा देवी ने देखा। उनका चेहरा पत्थर की तरह था। ये तुमने कहाँ से लिया? तहखाने से, जहां आपने इसे दफना दिया था। ये झूठ है, ये झूठ है। मेरी आवाज अब भी शांत थी। तो फिर ये मेरी माँ की तस्वीर क्यों मुझ जैसी लगती है? ये वसीयत झूठी है, ये कानूनी दस्तावेज झूठा है। शारदा देवी की आंखें तेज हो गईं। तुम क्या चाहती हो? सच, मैंने कहा। बस सच। और अगर मैंने नहीं बताया तो अदालत बताएगी। एक लंबी चुप्पी। शारदा देवी ने मुझे देखा। पहली बार उनकी आंखों में कुछ और था। डर नहीं, लेकिन कुछ जो उससे करीब था। तुम नहीं जानती कि तुम क्या खोल रही हो। मैं जानती हूं, मैंने कहा। मैं अपना सच खोल रही हूं, जो आपने बंद किया था। तभी रुद्र आ गया। उसने स्थिति देखी और उसका चेहरा लाल हो गया। भाभी, ये घर तुम्हारा नहीं है। तुम रुद्र। अर्जुन की आवाज आई। वो दरवाजे पर खड़े थे। रुद्र ने भाई को देखा। भाई तुम। बस, अर्जुन ने कहा। बहुत हो गया। मुझे लगा था अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं गलत थी। रुद्र हार मानने वाला नहीं था। उसी रात जब मैं और अर्जुन अपने कमरे में थे, मीरा दौड़ती हुई आई। भाभी, रुद्र भाई किसी को फोन कर रहे थे। मैंने सुना। वो कह रहे थे उन कागजातों को गायब करना होगा, और काव्या को भी। मेरा दिल ठंडा हो गया। काव्या को भी। अर्जुन ने तुरंत फैसला किया। हम आज रात ही यहां से निकलते हैं, कागजात लेकर। हम तैयार हुए। मैंने वो सारे कागजात एक थैले में रखे। कमलाबाई की दी हुई चिट्ठी, सब कुछ। रात के 11 बजे हम घर से निकलने लगे। लेकिन जैसे ही हम मुख्य दरवाजे पर पहुंचे, रुद्र सामने था। उसके साथ 2 आदमी थे, अजनबी, डरावने चेहरे। कहाँ जा रहे हो? रुद्र की आवाज में ठंडक थी। हटो रास्ते से, अर्जुन ने कहा। भाई, यह मत करो। माँ टूट जाएंगी, घर टूट जाएगा। जो घर झूठ पर बना हो वो टूटना चाहिए, मैंने कहा। रुद्र ने मुझे देखा। उसकी आंखों में अब डर था, लेकिन खतरनाक डर। काव्या, तुम नहीं जानती क्या होता है उन लोगों का जो इस घर के राज खोलते हैं। मुझे पता है, मैंने उसकी आंखों में देखा। लेकिन अब मुझे डर नहीं। एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ। फिर अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया और रुद्र के सामने खड़ा हो गया। हटो। रुद्र ने उन दोनों आदमियों की तरफ देखा और तभी बाहर से एक गाड़ी की आवाज आई। एक नहीं, कई। पुलिस की गाड़ियां। मीरा ने, उस छोटी सी मीरा ने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया था। जो घंटों बाद हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं था। पुलिस आई। रुद्र और उसके आदमियों को रोका गया। कागजात सुरक्षित हो गए। वकील के पास जाने में कुछ दिन लगे, अदालत में कुछ महीने। लेकिन सच को दबाया नहीं जा सकता। डीएनए टेस्ट हुआ और नतीजा जो मुझे पहले से पता था वही निकला। मैं काव्या, रमेश प्रताप सिंह और सुमन की बेटी थी, इस घर की असली वारिस। जब अदालत में यह फैसला सुनाया गया, उस दिन मैं रोई नहीं। मैंने बस आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, माँ, सुन रही हो? रुद्र को सजा हुई, उसके आदमियों को भी। शारदा देवी कानूनन दोषी नहीं थी, क्योंकि जो उन्होंने किया था वो इतने सालों पहले हुआ था। लेकिन अदालत का फैसला था, संपत्ति का आधा हिस्सा मेरा। जिस दिन मैं घर वापस आई,
एक मालिक की तरह शारदा देवी कमरे में बंद थीं। मीरा ने कहा, भाभी, माँ से मिलोगी? मैंने सोचा और फिर हाँ कहा। शारदा देवी के कमरे में गई। वो खिड़की के पास बैठी थीं, बूढ़ी थकी हुई। जो रुआब था वो जा चुका था। उन्होंने मुझे देखा। उनकी आंखों में मैंने जो देखा वो नफरत नहीं थी, वो शर्म थी। काव्या, उनकी आवाज धीमी थी, जी, मैंने जो किया वो गलत था। मैंने चुप रही। मैं डरती थी, अपनी जगह से, अपने बच्चों के भविष्य से, लेकिन जो मैंने किया। उनकी आवाज टूट गई। मेरे मन में बहुत कुछ था। गुस्सा था, दर्द था, 3 साल की तकलीफ थी, लेकिन उससे भी ज्यादा थकान थी, बदले की थकान। माँ जी, मैंने धीरे से कहा। उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैं आपको माफ करती हूँ, इसीलिए नहीं कि आप सही थीं, बल्कि इसलिए कि मैं अब उस बोझ को और नहीं उठाना चाहती। शारदा देवी की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार मैंने उन्हें इंसान की तरह देखा, और पहली बार शायद उन्होंने भी मुझे। जिंदगी धीरे धीरे बदली। उस संपत्ति का जो हिस्सा मुझे मिला, मैंने उसे दौलत की तरह नहीं देखा। मैंने उसे एक जिम्मेदारी की तरह देखा। मेरी माँ सुमन जिस गांव से आई थी, वहां मैं गई। एक स्कूल बनवाया, एक अस्पताल बनवाया। उस गांव के बच्चे जो पढ़ नहीं पाते थे, उनके लिए मुफ्त शिक्षा का इंतजाम किया। मेरे पिता, जिन्होंने मुझे पाला, जिन्होंने मुझे इंसान बनाया, उन्हें मैं शहर ले आई, उनकी देखभाल की। अर्जुन बदल गए थे। सच सामने आने के बाद वो एक बेहतर इंसान बन गए थे। हमारे बीच का रिश्ता, जो पहले सिर्फ एक बंधन था, अब एक साझेदारी बन गया था। मीरा की शादी हुई, एक अच्छे घर में। उसके चेहरे पर जब मैंने मुस्कान देखी, तो लगा यही सबसे बड़ी दौलत है। और एक दिन जब मैं उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी, जो मेरे कमरे की खिड़की से दिखता था, तो मुझे याद आया वो पहला दिन, वो छोटा सा बक्सा, माँ की तस्वीर, टूटी हुई चूड़ी। मैंने वो चूड़ी आज भी संभाल कर रखी है, क्योंकि वो मुझे याद दिलाती है कि मैं कहाँ से आई हूँ, और इसीलिए मैं जानती हूँ मुझे कहाँ जाना है। दोस्तों, आज मैंने आपको अपनी पूरी कहानी सुनाई। एक ऐसी कहानी जिसमें मेरे पास कुछ नहीं था, सिवाय एक माँ की चिट्ठी के, एक टूटी चूड़ी के, और एक बूढ़ी औरत के आखिरी शब्दों के। लेकिन उसी से मैंने अपनी पूरी जिंदगी बदल ली। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आप मेरी जगह होते, 3 साल की तकलीफ के बाद जब आपको सच पता चलता, तो क्या आप लड़ते या हार मान लेते? और जब सच सामने आ जाए, तो क्या आप उन्हें माफ कर पाते, जिन्होंने आपके साथ गलत किया? कमेंट में बताइए, एक शब्द में, लड़ाई या माफी? आपका जवाब बताएगा आप अंदर से कितने मजबूत हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, तो इसे एक लाइक जरूर दीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी अपनी जिंदगी की कहानी से मिलती जुलती हो। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुद पर भरोसा रखिए, और याद रखिए, जो सच है वो कभी दफन नहीं रहता। मैं उस दिन को भी याद करती हूँ जब मीरा पहली बार मेरे कमरे में आई थी। रात के करीब 9 बजे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। मैं माँ की तस्वीर देख रही थी और आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। मीरा ने दरवाजा खटखटाया, बहुत धीरे से, जैसे उसे डर हो कि कोई सुन लेगा। भाभी, अंदर आओ। वो आई। हाथ में एक छोटी सी थाली थी, जिसमें गरम दूध और थोड़े से बताशे थे। उसने थाली मेरे सामने रखी और बोली, माँ ने देखा तो डांटेंगी, लेकिन आपने शाम को खाना नहीं खाया। मैंने देखा। मैं उस पल रो पड़ी। इतनी छोटी सी बात, इतनी छोटी सी परवाह, लेकिन उस घर में जहां हर पल अपमान था, वो गरम दूध का गिलास मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत था। मीरा मेरे पास बैठ गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरे पास रही। और कभी कभी इंसान को शब्दों से नहीं, सिर्फ किसी के पास होने से तसल्ली मिलती है। उस रात मुझे समझ आया कि इस घर में एक इंसान का दिल अभी भी साफ है। वो मीरा थी, और वही मीरा एक दिन मेरी जिंदगी बचाएगी, ये मुझे तब नहीं पता था। अदालत के फैसले के बाद जब सब कुछ ठीक हो गया, तो एक दिन मीरा ने मुझसे पूछा, भाभी, आपको डर नहीं लगा जब रुद्र भाई सामने खड़े थे उन लोगों के साथ? तब मैंने उसकी आंखों में देखा और सच बोला, लगा, बहुत लगा, लेकिन उससे ज्यादा थकान थी। 3 साल की थकान,
और एक इंसान जब इतना थक जाए कि मरने से डर न लगे, तब वो सबसे ज्यादा जिंदा होता है। मीरा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, भाभी, आप बहुत मजबूत हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं मीरा, मैं मजबूत नहीं हूं। मैं बस थकी हुई थी टूटने से। और जब इंसान टूटने से थक जाए तो वो खड़ा हो जाता है। ये बात मैंने उस दिन कही थी, लेकिन आज भी जब मैं इसे याद करती हूं तो लगता है यही मेरी पूरी कहानी का सार है। मैं काव्या हूं, मैं टूटी नहीं, मैं थक गई थी टूटने से, और उसी थकान ने मुझे खड़ा किया। आज जब मैं उस हवेली की बालकनी से बाहर देखती हूँ, वही हवेली जहां मैं एक बोझ बनकर आई थी, तो मन में एक सुकून होता है। वो पुराना पीपल का पेड़ अभी भी वहां है, वही जो मेरे कमरे की खिड़की से दिखता था। वो पेड़ जो सब देखता रहा, मेरी तकलीफ भी, मेरी जीत भी। मैं कभी कभी उस पेड़ के नीचे जाकर बैठती हूँ, आंखें बंद करती हूँ और महसूस करती हूँ, माँ, तुम यहीं हो, मेरे पास, इस मिट्टी में, इस हवा में, इन पत्तों की सरसराहट में। और तब लगता है सच में भगवान ने साथ नहीं छोड़ा। बस रास्ता लंबा था, बहुत लंबा, लेकिन मंजिल तक पहुंचाया।